हेलो एवरीवन, एक नया चैप्टर है कोड ऑन वेजेस जो सीएमए इंटर के अंदर सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉज में ऐड हुआ है। कोड ऑन वेजेस अकेला 5% वेटेज होल्ड करता है एग्जाम में। अच्छा चैप्टर है, मैं इसको भी फटाफट रिवाइज कराने वाला हूं, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। एकदम मतलब 1 घंटे के अंदर मैं तुमको कोड ऑन वेजेस का पूरा क्रिस्प ज्ञान दे दूंगा जो तुम संभाल पाओगे। सबसे पहले, बाकी सारे लॉ में आप देखते हो एक्ट लिखा है, जबकि यहां पर नाम है कोड। कोड का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे एक्ट को मिलाकर कोई लॉ बनता है ना, तो उसको हम लोग कोड कहते हैं। तो कोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्ट, जिसके अंदर कई एक्ट समाहित हैं। तो इस पर्टिकुलर कोड ऑन वेजेस के अंदर कौन कौन से एक्ट समाहित हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पर्पस के लिए याद कर लो, इसका नाम है कोड ऑन वेजेस 2019, पर ये एनैक्ट हुआ था 2020 में, मतलब प्रेसिडेंट का साइन इस पे पड़ा था 2020 में। तो एमसीक्यू में अगर आएगा कि इट वाज एनैक्टेड इन विच ईयर, तो 2020 बोलोगे आंसर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एक्ट समाये हुए हैं? 4 एक्ट, नाम याद करो। पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेमुनरेशन। अब एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। मेन 3 तुम लोग को एकदम फोकस करना है, ए, बी और सी, ठीक है। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट जो होता है ना, वो कभी भी आज तक सीएमए के सिलेबस में था नहीं। सीएमए के सिलेबस में आज तक ये 3 हुआ करते थे, तो अब इन 3 को मर्ज करके एक सिंगल बन गया कोड ऑन वेजेस। तो पूरा का पूरा जो कोड ऑन वेजेस का नोट्स है और ज्ञान है, वो डोमिनेट करता है इन 3 पर। इक्वल रेमुनरेशन वाला भी पॉइंट आएगा अंदर, वो पहले शुरू में आ जाएगा भी सेक्शन 3 में, पर वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। ज्यादा मेहनत वाली चीज ये 3 है, इस पर अपने को फोकस करना है। अब इन तीनों में फर्क क्या है? मिनिमम वेजेस पहले देखो। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि भारत में अलग अलग शहर में अलग अलग टाइप के जो लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, अलग अलग इंडस्ट्री में, उनके लिए मिनिमम वेज का रेट प्रिस्क्राइब किया जाता है हर 6-6 महीने में, ठीक है। हर 6-6 महीने में गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंत्रालय होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो लोग मिनिमम वेज रेट प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई हमारे शहर में इस टाइप के वर्क और लेबर के लिए इससे कम मेहनताना तो नहीं दे सकते। दैट इज मिनिमम वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस अलग है। पेमेंट ऑफ वेजेस में अलग चीजें आती है कि जैसे वेजेस के जो ब्रेकअप होते हैं, डीएनएस अलाउंस कितना होगा, ओवर टाइम का रेट क्या होगा, वेजेस की साइकिल क्या होगी, महीने करके दोगे कि हफ्ते हफ्ते दोगे, वो सब के ऊपर है पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस का पर्पस है टाइमली वेज देना, और मिनिमम वेज का मतलब है कम से कम इतना रेट तो होना ही चाहिए बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन द सिटी। और तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो कि बोनस के बारे में, कि साल में अगर 12 महीना कोई काम किया तो उसको 1 महीने का बोनस देना ही चाहिए। तो ये 3 पे मेन फोकस है। ओके, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान देना। ये कानून इधर देखो, एक बार बिगिनिंग में आ जाओ। बड़ा चैप्टर है सर, ठीक है। 3 मेन हिस्से, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस और पेमेंट ऑफ बोनस। इस पे हम लोग को पूरा फोकस करना है। सबसे पहले मिनिमम वेजेस के भी ऊपर प्रिलिमिनरी में कुछ ज्ञान है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके, ये रहा, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये 4 लेबर लॉज, एमसीक्यू के लिए याद रखना, ये 4 लेबर लॉज हैं जो हटे हैं, उसके बदले कोड ऑन वेजेस आया है। ये कोड ऑन वेजेस वर्कमैन मतलब मजदूर को भी कवर करता है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, दोनों को कवर करता है। मजदूर या वर्कमैन वो होते हैं जो बेसिकली कारखाना फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का मतलब होता है जो ऑफिस में काम करता है, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय। तो इसमें दोनों कवर्ड है, एम्प्लॉय भी और वर्कर भी। 4 एक्ट को मिला के बना है, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ गया डेफिनेशंस में। आप जानते हो कि हर लेबर लॉ के अंदर ना एक ही वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन है, तो कम से कम 4 लेबर लॉ को आपको ने मिला दिया तो उनका तो डेफिनेशन, एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस लॉ? ये जो कोड बना है, कोड, इसका पर्पस क्या है? देखो, मोस्टली यहाँ पर जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, केवल कुछ चीज़ों में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे रेलवे, माइन एंड ऑयल फील्ड। इन सब के ऊपर जो भी लेबर लॉ बनाना है उसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है, रेगुलेशंस बनाने का पावर। और बाकी सब इंडस्ट्रीज में जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है ना, उसका पावर इसको दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूं, जैसे एक एग्जांपल देख लो आप लोग सब कोई, ये सबके लिए ये देखो, ये लेबर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। ये लोग हर 6-6 महीने में मिनिमम वेजेस का चार्ट निकालते हैं, 1 जनवरी 1 जुलाई। तो जुलाई वाला जो चार्ट आया है वो देखो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, अदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सेरीकल्चर के लिए, सेरीकल्चर मतलब सिल्क वाला होता है, ऑटोमोबाइल के लिए, बेकरी में, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने अलग अलग मिनिमम वेज के चार्ट बना रखे हैं, और बहुत डिटेल होते हैं, ठीक है। वो बहुत डिटेल में घुस के होते हैं। आई विल शो इट टू यू। काफ़ी बढ़िया डिटेल में बनता है। ये देखो,
फॉर एग्जांपल ये पुराना वाला है, जस्ट मैं तुम लोगों को शो करना चाहता हूँ। ये देखो, सपोज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए क्या रेट चल रहा है। ओके, तो पूरे शहर को दो हिस्सों में बांट दिया, जोन ए जोन बी। जोन ए मतलब थोड़ा महंगा है तो वहाँ पर रेट मिनिमम वेज ज़्यादा है, जोन बी थोड़ा सस्ता इलाका है तो वहाँ मिनिमम वेज कम है। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर का रेट इतना है पर मंथ का, पर डे का, सेमी स्किल्ड का पर मंथ पर डे का, पर मंथ पर डे वो डिवाइड बाय 30 करके निकाला हुआ और कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 26 करके निकाला हुआ है। स्किल्ड लेबर का ये रेट है, हाईली स्किल्ड का ज़्यादा रेट है। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्किल ऑफ द लेबर रेट्स आप देखते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हैं, पर मंथ के, पर डे के हैं। जोग्राफिकल एरिया वाइज भी डिवाइडेड है, जोन एक महंगा का रेट ज़्यादा है, जोन बी सस्ता इलाका उसका रेट कम है। इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री वाइज बनाया हुआ है, तो ये अपडेट होते रहता है। कुछ नहीं, इसको अपडेट करना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान काम है, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़े वाला काम नहीं है। ठीक है, इसको अपडेट करना महा ईजी है। वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो आता है ना इन्फ्लेशन वगैरह का, उससे बस मल्टीप्लाई करके बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और कोई बहुत रिसर्च की चीज़ नहीं है। हालांकि लॉ में लिखा हुआ है कि बहुत रिसर्च है, एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देगा, कंसल्टेशन होगा, दिस दैट, बट एक्चुअली में उतना माथापच्ची नहीं है। ओके, सरकार अगर छोड़ो, नो कमेंट्स। ठीक है, तो मेन पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं। अब ये प्रिलिमिनरी है, यहाँ वेजेस का डेफिनेशन क्या, बहुत सिंपल है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, दैट इज द डेफिनेशन। ये हरे हरे रंग जो आप देख रहे हो ना, ये वेजेस में एक्सक्लूडेड है। बोनस, ओवर टाइम, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हाउस एकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूडेड खाली बस याद रखना BDARA, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। ओके, बेसिक को लेके एक नियम है कि आपके टोटल वेजेस का कम से कम 50% बेसिक होना जरूरी है। ठीक है, ये नियम याद कर लो, बेसिक सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल वेजेस। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता है कि बाकी सारी चीज़ें मिला के 50% से ज़्यादा है, तो 50% क्रॉस करते जितना भी एक्स्ट्रा उसको वेजेस मान लिया जाएगा। ये पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस ए का 1 and 2 एक्सीड्स 1/2 का मतलब यहाँ पे 50% है ऑफ द अदर परसेंटेज, तो वो 1/2 के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा उसको बेसिक में मान लिया जाएगा। ये पढ़ो, मैंने सिंपल भाषा में लिखा है तुम लोग के लिए। अकॉर्डिंग टू द न्यू सैलरी कोड, these excluded items should not exceed 50% of the total remuneration. If they are in excess, then the excess will become part of the wages. ठीक है, तो पर्पस है कि बेसिक वेज कम से कम आपके टोटल पैकेज का 50% तो होना चाहिए। ओके, कुछ केसेस में फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 विच इज इक्वल वेजेस फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, एंड सेक्शन 15 to 20 पेमेंट ऑफ वेजेस का टाइमिंग, उन केसेस में वेजेस का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे हो जाएगा वेजेस इक्वल टू बेसिक प्लस डियरनेस प्लस रिटेनिंग प्लस DFGH। DFGH में कौन कौन आता है, कन्वेयंस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, अवार्ड और सेटलमेंट, ओवर टाइम अलावेंस। तो ये वेजेस का डेफिनेशन है। अच्छा, मान लो अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को रेमुनरेशन इन काइंड दे रहा है, मतलब सामान वगैरह दे रहा है, आटा वगैरह कोई भी सामान दे रहा है, इफ द रेमुनरेशन इन काइंड एक्सीड्स 15%, देन अप टू 15% विल बी काउंटेड इन योर वेजेस, वो वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। क्या है ना, गांव वगैरह वाले इलाके में ऐसा होता है, खासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को पैसा के बदले क्रॉप्स दे देता है, तो रेमुनरेशन इन काइंड अप टू 15% ऑफ द टोटल वेजेस इज इंक्लूडेड इन वेजेस। ओके, प्रोविडेंट फंड एक्ट में वेजेस का डेफिनेशन अलग था, वहां पे था वेजेस इक्वल टू बेसिक प्लस ऑल द नेसेसरी अलावेंसेस। इट इज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट केस। वर्कर का डेफिनेशन दिया हुआ है, वर्कर में हर प्रकार का मजदूर आएगा, वर्किंग जर्नलिस्ट भी आएंगे, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय भी आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, मिलिट्री में आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, पुलिस सर्विस, ये लोग नहीं आएंगे। एनी एम्प्लॉय जो मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है वो भी वर्कर नहीं माना जाएगा, और जिसका सैलरी 15,000 पर मंथ के ऊपर है वो भी वर्कर या मजदूर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 3, जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल अगर सेम टाइप का काम कर रहे हैं, सेम टाइप की कैपेसिटी, सेम टाइप के रोल में, तो पैकेज सेम होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब में डाल रखा है, बोलता है कि मान लो पति पत्नी दोनों फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो मालिक है ना वो पति को ज़्यादा दे रहा है, पत्नी को कम दे रहा है, जबकि दोनों का तनख्वाह बराबर है। बोलता है तुम लोग तो पति पत्नी हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, पत्नी का सैलरी पति से कम नहीं हो सकता। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन।
जेंडर के आधार पे रेमुनरेशन रेट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी बदमाशी नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं कि हम लड़कियों को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लड़कों को लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी बराबर मौका देना पड़ेगा नौकरी पर रखते वक्त, एक्सेप्ट कि कोई कोई फैक्ट्री के प्रोसेसेस इस तरह के होते हैं जो विमेन के लिए सूटेड नहीं है, तब बात और है। ओके, अब यहाँ से सर मेन पोर्शन में चालू हो गया मिनिमम वेजेस। यहाँ से आप समझो 5 पेज तक सिर्फ डिस्कशन किसका होने वाला है, मिनिमम वेजेस का। ओके, मिनिमम वेजेस, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट को जितना बेहतर अंदाज़ा होगा अपने अलग अलग शहरों की महंगाई की दर का, उतना सेंट्रल को नहीं होगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही मोस्टली फिक्स करती है। हर स्टेट अपना हर 6 महीने में आप देखोगे मिनिमम वेज का रेट का निकालता है। कुछ नहीं होता, एक बार निकाला हुआ मिनिमम वेज पूरा डिटेल में कि ये इंडस्ट्री में ऐसा है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का ऐसा है, पर डे, पर मंथ, पर आवर ऐसा है, और फिर कुछ नहीं, वो जो इन्फ्लेशन आता है उससे मल्टीप्लाई कर करके वो लोग बढ़ाते रहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, बोलता है मिनिमम वेज 2 तरह से हो सकता है, टाइम बेसिस, पीस बेसिस। टाइम बेस मतलब पर डे, पर मंथ वैसे, और पीस मतलब पर यूनिट इतना। तो ज़्यादातर आप देखोगे टाइम के हिसाब से ही बनाया हुआ है, टाइम रेट ही चलता है। कोई कोई जगह पीस रेट है, वहाँ पे भी कंडीशन है कि जिन इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम वेज पीस रेट के मुताबिक है, वहाँ पीस रेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम रेट। पीस रेट टाइम रेट से कम नहीं हो सकता। टाइम रेट जो आप फिक्स करोगे वो कितने यूनिट पे होगा, या तो पर आवर के हिसाब से हो सकता है, पर डे के हिसाब से हो सकता है, पर मंथ के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द स्किलनेस ऑफ द लेबर, कि वो स्किल्ड है, कि सेमी स्किल्ड है, कि हाईली स्किल्ड है, कि अनस्किल्ड है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द वर्क एंड द आर्डुअस नेचर ऑफ द वर्क। सर कोई कोई काम इतना डिफिकल्ट होता है ना, मतलब फिजिकली मेंटली, कि वहाँ पर रेट ज़्यादा हो सकती है, तो मतलब उसके बेसिस पे भी डिसाइड कर लिया जाएगा। ओके, मिनिमम वेजेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बोला 3 तरह से प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, 3 टाइप्स ऑफ रेट। एक बेसिक रेट विथ डियरनेस अलाउंस, दूसरा बेसिक रेट विथ और विथ डियरनेस अलाउंस बट इंक्लूडिंग कैश वैल्यू ऑफ द फूड कंसेशन, और तीसरा है ऑल इंक्लूसिव रेट। 3 तरह के रेट, बेसिक, डियरनेस अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ द सप्लाई। सप्लाई मतलब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स वगैरह दे दिया, वैसा वाला। स्टेट गवर्नमेंट का जो एडवाइजरी बोर्ड है वो बताएगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है और कैसे मल्टीप्लाई करके निकालना है। सेक्शन 8, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। कानून तो बोलता है कि 5 साल में एक बार मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब हो जाना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली इस मामले में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छी हैं, वो 6-6 महीने में रेट को बढ़ाती रहती है, रिवाइज करती रहती है। बिकॉज आप समझो, यू आर टॉकिंग अबाउट मजदूर जो वोटिंग वोट बैंक है सरकार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग वेट नहीं करते 5-5 साल का, लॉ 5 साल बोलता है, एमसीक्यू में 5 साल बोलोगे, लेकिन प्रैक्टिकली 6-6 महीने में वो लोग रिवाइज करके मिनिमम रेट निकाल देते हैं, ठीक है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगी कि कितना मिनिमम रखना चाहिए। उस कमेटी में लेट से 36 लोग हैं, तो 12 एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव, 12 एम्प्लॉयज़ के और 12 इंडिपेंडेंट पर्सनस रहेंगे, ठीक है। कानून के हिसाब से जैसा मैंने आपको बोला 5 साल में एक बार मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, जबकि ये लोग जल्दी कर देते हैं, 6-6 महीने में कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज बताएगा, मतलब एकदम बेस मिनिमम वेज। हर स्टेट गवर्नमेंट को जो भी मिनिमम वेज वो लोग डिसाइड करेंगे वो इस फ्लोर वेज से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। ऑब्वियसली फ्लोर वेज अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में अलग अलग होगा, महंगाई हर जगह अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर एक वर्कर है जिसने मान लीजिए एक वर्किंग डे में लेस देन द स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स काम किया है, मान लो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उन्होंने 5 घंटे काम किया है, तो उनको पर डे का जो तनख्वाह मिलेगा वो पूरे 8 घंटे का ही मिलेगा, अनलेस उन्होंने खुद बदमाशी करके बीच में वो कैंसिल करके निकला हो, ठीक है। इस पूरे सेक्शन का मतलब क्या है, मान लो मैं एक फैक्ट्री हूँ, तो वर्कर्स को मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट पेमेंट करता हूँ। आज फैक्ट्री ने खुद बोला कि आज ये जो शिफ्ट है ना, इसमें सिर्फ 5 ही घंटे काम होगा, 8 घंटा नहीं होगा, तो एम्प्लॉयर खुद आपका नंबर ऑफ आवर्स कम कर रहा है एक शिफ्ट में, तो उसका बोझ एम्प्लॉय पे नहीं पड़ना चाहिए, उसको पूरे 8 घंटे की मजदूरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, वर्कर खुद बोल रहा है कि नहीं मैं तो 5 घंटे करूँगा, 3 घंटे में ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तब फिर उसको 5 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करके 5/8 करके मिनिमम वेज दिया जाएगा। अगर कोई वर्कर है जो 2 या 3 अलग अलग तरह का काम कर रहा है एक ही फैक्ट्री में, तो हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेशन किया जाएगा मिनिमम वेज का। वर्किंग आवर्स एक दिन में जैसे बोला 8 घंटे पर डे होता है।
7 दिन पर 1 दिन की छुट्टी होती है। ओवर टाइम का रेट डबल द नॉर्मल रेट होता है, ये आगे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नॉर्मली हर वर्कर का एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होना चाहिए, लेकिन ये एक थ्योरी टॉपिक की तरह याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसे केसेस, 5 इस तरह के एम्प्लॉयज़ जिनके लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं रहेगा, जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं, जो कोई प्रेपरेटरी वर्क करते हैं, मतलब उनके काम करने के बाद ही मशीन चालू होगी, प्रेपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं, वो जो इंटरमिटेंट काम करते हैं, जैसे ड्राइवर लोग गाड़ी चला के पहुंच गए, अब तो वो रुकेंगे, जब निकलना है तब निकलेंगे गाड़ी में, तो ड्राइवर लोग का काम जो होता है वो इंटरमिटेंट होता है, ठीक है। उनके लिए भी आप ऐसे 8 घंटे नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है टेक्निकल रीजंस की वजह से, एंड लास्ट पॉइंट है नेचुरल फोर्सेस या कैलामिटी की वजह से, कुछ ऐसा काम है। तो यहाँ पर इन टाइप के वर्कर्स के लिए वो जो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये इंटरमिटेंट का वर्किंग बताया। इंटरमिटेंट वर्क वो होता है जहाँ पे एक बार काम, फिर एक लंबा पीरियड ऑफ इनएक्शन, फिर काम। जैसे ड्राइवर लोग का तो होता ही है ना, आज मैं सुबह पहले सेंटर आ जाता हूँ, अब सेंटर आने के बाद तो जो भी मतलब मेरे जो भी ड्राइवर चलाते हैं मेरी गाड़ी को, वो तो वेट ही करेंगे, बैठेंगे जब तक मैं पूरी क्लास खत्म करके रात को चलाने जाऊँ, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट वर्क। वैसे उनका ड्यूटी आवर बहुत लंबा हो जाता है, 14-15 घंटे। अब देखो कानून अलग है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अगर आपके यहाँ ड्राइवर है तो आप भी जानते हो कि उनका वर्किंग आवर्स 8 घंटे का होता है, उसके ऊपर जो भी वो लोग काम करते हैं उसका ओवर टाइम रेट अलग रेट होता है उनका। ओवर टाइम का रेट क्या है? डबल रेट होता है, डबल द नॉर्मल रेट, ठीक है। ये था सर मिनिमम वेजेस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस। ये अलग है, मिनिमम वेजेस नाम से समझ में आता है कि भाई मिनिमम वेज रेट इतना होना चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस इज अबाउट पीरियोडिसिटी, कब देना है, टाइमली पेमेंट कर दो, लेट मत करो। बिकॉज आप एक बात समझो, एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो किसी ऑफिस में काम करता है उसके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हुआ रहते हैं, वो भूखा नहीं मरेगा अगर उसको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली तो। लेकिन हम बात कर रहे हैं मजदूरों की। मजदूर वो होते हैं जो दिहाड़ी कमाते हैं, मतलब 1 दिन का काम करके कमाते हैं। उनको उस दिन का पैसा अगर तुरंत नहीं मिलेगा ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को फटाफट टाइमली वेज दे दे। तो इट इज़ मोर अबाउट द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, नॉट अबाउट द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। यहाँ फोकस चीज पे टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की, जो भी इनकी तनख्वाह है, ओवर टाइम है, बोनस है, आप टाइमली दे दो, जल्दी दे दो, वरना वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये उस मुद्दे पे है, ठीक है। अभी 5 पेज तक ये डिस्कस होने जा रहा है। अच्छा है, ईजी सिंपल है, कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली तुमको, ठीक है। पहले तो उन्होंने बताया मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कैश एंड बैंक सब चलेगा। फिर उन्होंने प्रोवाइजो डाल के बोला कि हाउएवर फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स पेमेंट सिर्फ बैंक से होगा या बैंकिंग मोड से होगा, ओके। फिर नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 16, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। वेज पीरियड दिहाड़ी मजदूर जो है डेली वर्कर, उसको डेली का मिल सकता है, वीकली वर्कर्स हो सकते हैं, फोर्टनाइटली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं। किसी भी हालत में वेज पीरियड 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी फैक्ट्री का मालिक ये नहीं बोल सकता कि मैं आप लोग को 3-3 महीने में सैलरी दूंगा, नहीं, 1 महीने से लंबा वेज पीरियड अलाउड है ही नहीं। It should be less than equal to 1 month. Now, different wage periods may be prescribed by the government for different types of establishments. Section number 17, टाइम लिमिट। आ गया ना कि कब तक पैसा देना है। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली वर्कर को आप सेम डे दोगे एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। वीकली वर्कर को जो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है उस दिन दे दोगे। फोर्टनाइटली वर्कर को फोर्टनाइट खत्म होने के बाद 2 दिन के अंदर ही, जैसे 15 तारीख को फोर्टनाइट खत्म हुआ तो 2 दिन बाद 17 तारीख तक दे दो। मंथली वर्कर को अगले महीने की 7 तारीख के अंदर दे दो, जो कि टीडीएस का रेट भी होता है, उसी के अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर किसी एम्प्लॉय को आप निकाल रहे हो तो निकालने के बाद 2 वर्किंग डे के अंदर आपको उसका हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। स्पेशल सिचुएशंस में सरकार अदर टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, जैसे कोविड में हुआ भी था। कोविड में सरकार ने बहुत रिक्वेस्ट किया था सारे एम्प्लॉयर्स को, एस्टैब्लिशमेंट्स को, कि आप लोग अपने किसी एम्प्लॉय को निकालें नहीं, भले ही काम नहीं हो रहा, फैक्ट्री बंद है, उनको सैलरी दें, प्लस हो सके तो ज़्यादा दें, क्योंकि उनको अभी मेडिकल के खर्चे होंगे, दिक्कत होगी, और आप जल्दी दें, एडवांस में दें। तो स्पेशल केस में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके वेज पीरियड को बदल भी सकती है, पर बदलेगी तो वो भले के लिए होगा, लेबर के। सेक्शन 18, वेजेस में से क्या क्या डिडक्शन होगा, डिडक्शंस। अब यहां से लेकर पेमेंट ऑफ वेजेस में सबसे बड़ा टॉपिक जो डोमिनेट करेगा वो है डिडक्शंस। कि वर्कर को जो आप सैलरी दे रहे हो, मिनिमम वेज वगैरह सरकार ने सब बोल दी, पर आप कोई ना कोई बहाने से जो मालिक है ना वो वर्कर की सैलरी में से पैसा काट रहा है, डिडक्शन करते जा रहा है, तो क्या डिडक्ट कर सकता है और क्या डिडक्ट नहीं कर सकता। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक बार मैं आगे दिखा रहा हूं, ठीक है। फाइन,
अगर वर्कर कुछ गलत बर्ताव कर रहा है जिससे मालिक को नुकसान हो रहा है तो वो फाइन वगैरह इंपोज करके थोड़ा बहुत पैसा काट सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है। फाइन इज 3% ऑफ द टोटल वेजेस पर मंथ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या काट सकता है? छुट्टी, अगर बिना बोले छुट्टी मारेगा तो वो पैसा कटेगा, वो वाला काटना अलाउड है। इस तरह के कुछ डिडक्शंस होते हैं। तो डिडक्शंस के ऊपर ही नियम बनाए गए जो कि बड़े सख्त हैं। नंबर 1, अगर मान लो कि मालिक बहुत शाना है, वो पूरा पैसा दे रहा है मजदूर को और फिर उसको बोल रहा है कि जो डिडक्शन मुझे काटना है मुझे मत दो, तो मेरे किसी एजेंट को दे दो, तो वो डिडक्शन ही माना जाएगा। घुमा फिरा के कैसे भी वर्कर से अगर आप वसूली कर लोगे तो वो डिडक्शन माना जाएगा। सेकेंड, व्हाट इज नॉट डिडक्शन। इन सब से ना 7-7 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और एमसीक्यू भी आ सकता है। व्हाट इज नॉट डिडक्शन, अगर किसी वर्कर को प्रमोट नहीं किया या वर्कर को डिमोट कर दिया या उसको सस्पेंड किया गया है और उस वजह से उसको पैसा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो वो डिडक्शन माना नहीं जाता, वो ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिडक्शन, आप किन कारणों की वजह से मजदूर का पैसा काट सकते हो, महीने की तनख्वाह से पैसा काट सकते हो? फाइन, छुट्टी, डैमेज कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर बिकॉज ऑफ सम मिसकॉन्डक्ट, घर दिया है मजदूर को रहने के लिए तो घर का भाड़ा उसमें से कट रहा है, ठीक है। अगर वर्कर को हमने कोई और सुविधाएं एम्यूनिटीज़ दी हैं तो उसका पैसा कट रहा है, जैसे आने जाने का ट्रांसपोर्ट का, तो वो सब काटना अलाउड है, डिडक्शन, ठीक है। एडवांस, अगर वर्कर ने हमसे लोन एडवांस लिया है तो वो एडवांस या उसका ब्याज का पैसा कट रहा है, वो भी अलाउड है। अगर वर्कर के नाम पे कोई सुपर एन्युएशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, उससे पैसा काट रहा है तो वो भी चलेगा, ठीक है। टीडीएस काटना अलाउड है बिल्कुल, वैसे तो इतने छोटे वर्करों पे टीडीएस इनकम टैक्स होता ही नहीं है, फिर भी टीडीएस काटना अलाउड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रेड यूनियन का कोई चार्जेस है जो वर्कर देते हैं, वर्कर जो है ना वो किसी ट्रेड यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो उसमें वो चार्जेस पे करता है, बोलते हैं बॉस को, बोलता है आप ही दे दो, तो वो उसकी तनख्वाह से काट के हम दे सकते हैं। ये वाला सिर्फ रेलवे इसके लिए है। रेलवे में जो टिकट काउंटर पे जो लोग बैठते हैं, अगर वो फटाफुटा नोट ले लेंगे तो जितना नुकसान हुआ है सरकार को वो उस तनख्वाह से कटेगा उसके, ठीक है। या किसी का बिल कम बना दिया, इनवॉइस कम बना दिया, उसका नुकसान भी सरकार वो रेलवे कर्मचारी से रिकवर करेगी, ठीक है। जो अगर मान लो कि मजदूर ने खुद अपने मालिक को बोला है कि भाई मैं प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डालना चाहता हूँ, तो वो काट सकते हैं। तो दीज आर द परमिसिबल डिडक्शंस। ये 7 मार्क का बन सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आएगा सर 7 मार्क का आता है तो क्या 7 ही बातें लिखनी है? नहीं यार, आप कोशिश करो 10 तो लिखो, ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे हैं, KLMNO, मतलब ये आपका 15 पॉइंट्स हो गया, तो आप 10 तो लिखो कम से कम, 7 मार्क आएगा तो। ये सारे डिडक्शंस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50% ऑफ द टोटल वेजेस से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। फाइन, फाइन किस बात का? लेट बोलता है कि अगर वर्कर कुछ भी गलत काम कर रहा है तो उसके लिए फाइन हो सकता है, पर वो फाइन का पूरा चार्ट बनाकर एम्प्लॉयर को अपने फैक्ट्री पे लगाना पड़ेगा ताकि वर्कर देख ले और समझ ले। जैसे एग्जांपल, लेट एंट्री, डेली लेट आ रहा है तो कुछ पैसे कटेंगे। यूनिफॉर्म बिना पहने आ गया, पैसे कटेंगे। कुछ डिस्गस्टिंग एक्टिविटी कर रहा है, मतलब फैक्ट्री के अंदर आके जगह जगह थूक रहा है, गंदगी मचा रहा है, तो पैसे कटेंगे। इस सब के लिए फाइन इंपोज कर सकता है एम्प्लॉयर, पर याद रहे मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है? 3%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। द मैक्सिमम फाइन इज 3% ऑफ वेज, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फाइन केवल उन्हीं चीज़ों के लिए काटा जा सकता है जो कि कानून में अलाउड है, और वो डिस्प्ले करना पड़ेगा नोटिस बोर्ड पे बाहर कि इन सब चीज़ों के लिए फ़ाइन कटेगा, कितना रुपया कटेगा, और एम्प्लॉय को एक बार हियरिंग का मौका देके फिर फाइन काटा जाएगा। फाइन 3% ज़्यादा नहीं। 14 से 15 साल वाला जो बच्चा काम कर रहा है उससे कोई फाइन आप नहीं ले सकते। फाइन इंस्टॉलमेंट में नहीं काटा जाएगा, तुरंत काट सकते हो, और 90 दिन के बाद भी आप डिडक्ट नहीं करोगे सैलरी से। फाइन उसी महीने की सैलरी से काट लो आप, ठीक है। रजिस्टर, एम्प्लॉयर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा फाइन का कि किस किस से कितना कलेक्ट किया है। एंड बाय द वे, ये जो फाइन का पैसा आया है ये एम्प्लॉयर खुद के प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकता, ये फाइन के पैसे से वर्कर्स का ही कुछ भले का एक्टिविटी करना पड़ेगा, स्टाफ वेलफेयर। डिडक्शन फॉर छुट्टी, अगर एम्प्लॉयज़ छुट्टी देंगे तो बिल्कुल पैसा कटेगा, प्रोपोर्शन कटेगा। अब जैसे एक वर्कर है जिसमें महीने का वर्किंग डेज 26 होता है, उसने 2 दिन छुट्टी किया है, तो 2 आउट ऑफ 26 मतलब 1:13 की रेशियो में उसकी तनख्वाह कटेगी। तो ये थोड़ा अच्छा है, 2/13 2/26 तो ज़्यादा कटेगा, ओके। अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जानबूझ के बिना किसी कारण के, बिना मालिक को बताए आज से छुट्टी मार देते हैं, तो जितनी दिन छुट्टी मारे वो पैसा भी काट सकते हैं, प्लस अप टू एक्स्ट्रा 8 डेज तक की तनख्वाह काटी जा सकती है, ठीक है। अगर कोई वर्कर मान लो फैक्ट्री में आया है पर वो काम नहीं कर रहा है तो वो छुट्टी माना जाएगा। ये नहीं कि बस आप आके अटेंडेंस कर लिए, फैक्ट्री में आ गया पर काम नहीं कर रहा है तो वो एब्सेंट माना जाएगा। विद दिस पेमेंट ऑफ वेजेस, एक दूसरा बड़ा खंड खत्म होता है। फाइनली हम लोग अपने तीसरे हिस्से में मूव ऑन कर रहे हैं, विच इज पेमेंट ऑफ बोनस।
तो बोनस के ऊपर ना मैंने कुछ नोट्स दिए हैं यहाँ पर, और फिर ये देखो अगली बड़ी टॉपिक बोनस स्टार्ट हो रही है, ये मैं डिस्कस करूँगा तुम लोगों के साथ। ओके, हर एम्प्लॉई को बोनस मिलेगा। बोनस मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम बोनस 8.33%। 8.33% का मतलब होता है बेसिकली, आपको बता दूं, एक महीने का बोनस। अगर आप एक साल काम करोगे तो एक महीने का बोनस, तो 1/12 टाइप करो कैलकुलेटर में, 8.33% आएगा। तो बोनस विल बी 8.33% और ₹100 विच एवर इज हायर। ऑब्वियसली 100 रुपये के ऊपर ही आएगा, 100 रुपया बकवास दिखा है, तो बोनस आएगा 8.33% ही। मैक्सिमम बोनस होता है 20%, उससे ज़्यादा बोनस आप नहीं दे सकते। तो ये वर्कर्स लोग के लिए है। हम लोग जब किसी कंपनी में नौकरी करने जाएंगे तो हमको तो बोनस ज़्यादा मिलता ही है। ये वर्कर्स लोग के लिए कि वर्कर लोगों को आप 20% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब ये बात स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आती कि सर मिनिमम बोनस तो समझ में आता है, वाई मैक्सिमम? मेरी इच्छा मैं ज़्यादा दे दूँ। गवर्नमेंट बोलती है आप एक साल ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, आपने दे दिया, अगले साल फिर प्रॉफिट कम होगा, तो वर्कर तो उम्मीद में कि मालिक फिर से हमको इतना बोनस देगा, और नहीं दे पाए तो इसीलिए बोनस का रेट 8.33% से लेकर 20% के बीच में ही रहना चाहिए बोनस का रेट। ठीक है, अब यहाँ से बोनस के सारे प्रोविजंस स्टार्ट हो गए हैं। पहले मैं कुछ अपने सिंपल नोट्स तुमको देखिए एक बार याद करा दूंगा, एकदम क्रक्स में रिवीजन, फिर आगे दौड़ते जाएंगे। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, पेमेंट ऑफ बोनस पर। मैं एक एक करके यहाँ डिस्कस करूँगा। अच्छा, मैंने ना तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर 3 पेज के ये नोट्स बनाए हैं, ये मेरा लिखा हुआ है, जो कि नंबर्स ओरिएंटेड है। इससे क्या होगा, ये पूरे 10-12 पेज की टॉपिक है पेमेंट ऑफ बोनस, पर मेरे दिए हुए एग्जाम्पल्स और नंबर से तुमको 3 पेज में पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये 3 पेज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। मिनिमम बोनस कितना होगा? 8.33% ऑफ वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर। ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ 8.33%, मतलब वो एक महीने का होता है, 1/12 आप करोगे वही आएगा। मैक्सिमम बोनस कितना होता है? 20%। अब ये मिनिमम मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करने के पीछे का लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट बोलती है कि भाई वर्कर लोग को आप एक बार देते हो तो उम्मीद लगा देते हैं, उनका गुजारे वाला पैसा होता है, मतलब जितना पैसा उनको मिलता है वो बेचारे को पूरा निकल जाता है, उनको और लेना पड़ता है। तो अगर आप एक बार उनको ज़्यादा दे दोगे तो बाद में फिर कम करना मुश्किल होगा, इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम की एक लिमिट बिठाई हुई है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये केवल रेफरेंस के लिए। पहले जो पुराना लॉ था ना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, उसमें सरकार ने लिमिट बना रखी थी कि कोई भी एम्प्लॉय जो 21,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, और जो 21,000 के नीचे भी कमाता है वो बोनस एक्ट में कवर्ड है, परंतु उसके कैलकुलेशन ऑफ बोनस के लिए उसकी मैक्सिमम सैलरी ली जाएगी 7,000 रुपये। अभी नए वाले कोड ऑन वेजेस में ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, पर क्या है ना, अंदर में सेक्शंस के लिखा रहता है मैक्सिमम वेजेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस। तो एलिजिबिलिटी के लिए पहले 21,000 था और कैलकुलेशन के लिए 7,000 था, अभी वैसा नहीं है, अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे होगा। तो उसके लिए आपको 2 फिगर निकालने हैं, अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाते जा रहा हूं तुमको। ठीक है, नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बैंकिंग कंपनीज के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का शेड्यूल अलग है, अदर कंपनीज के लिए अलग है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अब ग्रॉस प्रॉफिट से आपको ये 3 चीजें माइनस करनी है और ये एक आइटम प्लस करना है, तब आपको मिलेगा अवेलेबल सरप्लस। ग्रॉस प्रॉफिट से 3 चीजें क्या माइनस होंगी? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स वाला सेक्शन 32 वाला डिप्रिसिएशन वो माइनस करो, इनकम टैक्स जो आपने पे किया वो माइनस करो, एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड सम, इसमें कुछ रहता है रिजर्व वगैरह का, वो माइनस करना होता है। ऐड क्या करो? टैक्स शील्ड। हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना कि कोई भी एक्सपेंस जब आप इनकर करते हो तो उसका 30% टैक्स का पैसा बचता है, उसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। तो पिछले साल जो आपने बोनस दिया होगा उसकी वजह से आपका 30% इनकम टैक्स बचा था, उसको बोलते हैं टैक्स शील्ड ड्यू टू बोनस, वो ऐड कर दो। वो आप घर नहीं ले जाओ, वो वर्कर्स के लिए, वो ऐड कर दो। ठीक है, अब जो आंकड़ा हाथ में आता है अवेलेबल सरप्लस, तो स्टेप 1 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 3 आइटम्स, ऐड 1 आइटम, इट गिव्स यू अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस का 67% कैलकुलेट करो, वो कहलाएगा एलोकेबल सरप्लस। हमारे काम का फिगर यही है, एलोकेबल सरप्लस। ये जो एलोकेबल सरप्लस का फिगर निकल के आया, अगर ये मिनिमम बोनस से कम है तो आपको कम से कम मिनिमम बोनस 8.33% तो देना ही पड़ेगा। अगर ये फिगर मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस के बीच में, तो जितना फिगर है उतना का पूरा बोनस देना पड़ेगा। मतलब मान लो मिनिमम होता है 8.33%, मैक्सिमम होता है 20%। हम लोग का जो एलोकेबल सरप्लस आया वो सॉल्व क्या आ रहा है 15%, तो 15% आपको देना पड़ेगा बोनस।
और अगर एलोकेबल सरप्लस 20% के ऊपर आ रहा है तो आप 20 दोगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो बेसिकली वर्कर्स को जो हम बोनस देते हैं ना, वो 8.33 से 20% के बीच में कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एलोकेबल सरप्लस ऑफ द कंपनी। एलोकेबल सरप्लस अवेलेबल सरप्लस से निकला है और वो ग्रॉस प्रॉफिट से निकला है। तो आप जितना प्रॉफिट कमाओगे उसी हिसाब से डिसाइड होगा वर्कर को आप कितना परसेंटेज दोगे, पर किसी भी हालत में 8.33 से कम नहीं दे सकते, 20 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर मान लो किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, एलोकेबल सरप्लस आ गया, तो भी एक्स्ट्रा केवल 20% ही अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल, मान लो हमने सॉल्व किया और एलोकेबल सरप्लस आ रहा है 70%, तो इस साल आप 20% दोगे तो भी 50% बच गया, पर 50% एलोकेबल सरप्लस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, केवल 20% ही कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ एक सेट ऑन सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है ये वाला। किसी साल एलोकेबल सरप्लस या प्रॉफिट ज़्यादा होती है, किसी साल कम होती है, तो जिस साल ज़्यादा होती है उस साल एक्स्ट्रा जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले साल के एलोकेबल सरप्लस में ऐड हो जाएगा, पर मैक्सिमम 20% ही कैरी फॉरवर्ड होगा। वैसे ही सेट ऑफ, किसी साल अगर आपने मान लो एलोकेबल सरप्लस बहुत कम आया है, 2% आया है, पर आपको बोनस तो 8.33% देना है, तो जो 6.33% शॉर्टेज है, डेफिसिट है, वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो और अगले साल के एलोकेबल सरप्लस से सेट ऑफ कर लेना। तो ये है सेट ऑन सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। कोई भी अमाउंट जो आप सेट ऑन सेट ऑफ के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो वो मैक्सिमम 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके आगे नहीं होगा। और ये पूरा सेट ऑन सेट ऑफ का ज्ञान जो है ना, ये किसी भी न्यू फैक्ट्री, न्यू एस्टैब्लिशमेंट में पहले 5 साल तक अप्लाई नहीं होता है। इसका अब मैंने एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया, देखो जरा बोर्ड पर, ठीक है। मान लो हमारे कंपनी में जितने भी मजदूर हैं उन सबका टोटल वेजेस है 12 लाख रुपए, तो मिनिमम बोनस कितना आएगा, 8.33% 12 लाख, जो कि 1 लाख है, और 20% मैक्सिमम है, 20% 12 लाख, 2,40,000। तो बोनस का अमाउंट 1 लाख से 2,40,000 के बीच में रहेगा। अब इधर देखो, सपोज हमारा एलोकेबल सरप्लस आया 40,000, पर हमको मिनिमम बोनस 1 लाख तो देना ही है, तो 60,000 जो हमने एक्स्ट्रा दिया वो नेगेटिव है, वो हम सेट ऑफ के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये देखो 60,000 है, ये ईयर 1 में क्रिएट हुआ है, ये आने वाले साल में हम सेट ऑफ कर सकते हैं एलोकेबल सरप्लस से अप टू 4 साल। तो ईयर 1 में पैदा हुआ है तो कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा, 2, 3, 4, 5। सेकेंड ईयर आपने ज़्यादा कमा लिया 1,80,000, पर 1,80,000 में से पहले पिछले साल का -60 सेट ऑफ करो, 1,20,000 हुआ, 1,20,000 बोनस दे दो, विच इज़ 10%। नो सेट ऑन, नो सेट ऑफ, नील। नेक्स्ट ईयर फिर 3,20,000 हुआ, अब तो हम पूरा मैक्सिमम बोनस देंगे 2,40,000, और बल्कि जो एक्स्ट्रा बचा है 80,000 रुपीज़ वो सेट ऑन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। 80,000 क्रिएट हुआ है थर्ड ईयर में, 4 साल तक ऐड होने के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा सेट ऑन के लिए, ईयर 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट ईयर मान लो बोनस, ये हमारा एलोकेबल सरप्लस 1 लाख है, तो 80,000 पहले वाला और 1 लाख जोड़ के 1,80, तो हम 1,80 बोनस दे देंगे, विच इज़ 15%। इस तरह से तो ये पूरा जो 3 पेज का ज्ञान अभी दिया होना, ये आगे तक काम आएगा, अभी नेक्स्ट 6-7 पेज तक। ओके, अगर कोई भी वर्कर हमारे यहाँ इन अ सिंगल अकाउंटिंग ईयर 30 दिन काम किया है तो ही और शी बिकम्स एलिजिबल फॉर बोनस। पर ऑब्वियसली वो अगर मान लो पूरे साल में 2 महीना काम किया तो 2 महीना की तनख्वाह का 8.33% कैलकुलेट होगा, जो कि बहुत कम आएगा, वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि 12 महीने वाले को और 2 महीने वाले को सेम अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा, रेट सेम है, पर मल्टीप्लाई तो टोटल एनुअल वेज से होता है, वो तो कम हो जाएगा ना 2 महीने काम करने वाले का। तो किसी ने भी अगर 30 दिन काम किया उसको बोनस अवश्य मिलेगा, मिनिमम इतना, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशंस मैंने भी सम्स में समझाए थे। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, मान लो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे मालिक ने वर्कर्स को बोला कि जो जितना ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसको उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। भले ही मजदूर राज़ी हो इस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयर भी राज़ी हो, फिर भी यहाँ पर भी आपको मिनिमम मैक्सिमम बोनस तो फॉलो करना पड़ेगा ही। पहले 5 साल तक ये मिनिमम मैक्सिमम सेट ऑन सेट ऑफ उतना वर्क नहीं करता, केवल मिनिमम बोनस देना पड़ता है। फॉर फर्स्ट ईयर वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स, आपको करंट ईयर डिप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करने होते हैं, ठीक है। ये 6th, 7th, 8th ईयर का नॉर्मल ज्ञान है, कुछ स्पेशल नहीं है। ये 100 रुपये वाला ज्ञान है। मिनिमम बोनस कितना होता है, 8.33% और 100 रुपीज़ विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर इस 100 रुपये को लेकर बकवास ज्ञान दिया है कि मान लो कोई वर्कर है जो बहुत कम काम किया है साल भर में, 2 महीना किया 12 महीने में से, तो उसका 100 रुपया भी इंटू 2/12 हो जाएगा। 100 रुपये इतना कम होता ही नहीं है, फिर भी ये लिखा हुआ है, हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसको। ये 4 तरह के छुट्टियों को माना जाएगा कि एज इफ एम्प्लॉई काम करने आया था। जैसे अगर कोई लेडीज मैटरनिटी लीव पे गई हुई है तो वो जो लीव का पीरियड है माना जाएगा शी हैज़ वर्कड। अगर किसी वजह से फैक्ट्री बंद थी
तो वो पीरियड भी माना जाएगा कि ऐसे वर्कर लोग आके काम किए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डीम्ड वर्किंग डेज, लेड ऑफ, लीव सैलरी, मैटरनिटी लीव और टेम्पररी डिसेबलमेंट, इन छुट्टियों को भी डीम्ड वर्किंग डे की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर हमारा एम्प्लॉय उपद्रवी है, फ्रॉड कर रहा है, फ्रूट्स, FRT, मतलब FRT से बहुत कुछ बनता है, पर फ्रूट्स, फ्रॉड, राइटस बिहेवियर, थेफ्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है, तब उसका बोनस कैंसिल हो सकता है। ही और शी बिकम्स डिसक्वालिफाइड फॉर बोनस। अगर कंपनी की 3 एस्टैब्लिशमेंट्स है, 3 फैक्ट्री है, तीनों में प्रॉफिट अलग अलग, एलोकेबल सरप्लस अलग अलग आएगा, पर बोनस सबको एक मिलेगा, इन 3 को 3 माना ही नहीं जाएगा, इसको मिला के एक सिंगल एस्टैब्लिशमेंट मान के एक साथ ही प्रॉफिट निकाल के एक सिंगल रेट ऑफ बोनस इस तीनों फैक्ट्री के मजदूरों को मिलेगा। 1 कंपनी 1 रेट। यह एलोकेबल सरप्लस का कैलकुलेशन है जो मैं वहाँ पे दिखाया था, ग्रॉस प्रॉफिट का, ये सब वही है, पूरा अवेलेबल एलोकेबल सरप्लस का कैलकुलेशन है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में मैंने बहुत सिंपल सम्स के थ्रू तुम लोग को बताया है, ओके। अगर मान लो बॉस ने दिवाली बोनस, पूजा बोनस, इंटरिम बोनस दिया है, तो वो फाइनल बोनस के अमाउंट से उसको माइनस कर सकता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉई ने कोई ख़राब काम किया, मिसकॉन्डक्ट किया, जिससे एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो पैसा भी बोनस से माइनस हो सकता है। बोनस शुड बी पेड टू द एम्प्लॉय विद इन 8 months ऑफ द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड करा सकते हो, पर टोटल पीरियड 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पार्टी में कोई डिस्प्यूट है तो 8.33% तो देना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा अगर कुछ आता है तो वो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट से 1 month के अंदर देना पड़ेगा। बोनस अप्लाइज इवन टू गवर्नमेंट कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर जैसा ही काम कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, उन पे भी अप्लाई करेगा। ये चैप्टर्स LIC, NGO, सीमैन, रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब पे अप्लाई नहीं करता, बिकॉज उनके अपने बोनस के अलग नियम होते हैं, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स विच हैज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग अ ईयर, उन पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर बोनस ऑल्सो। तो कोड ऑन वेजेस के जितने भी मेन प्रोविजंस थे तुम लोग देखो, मैंने तुमको रिवाइज करा दिया। अभी कुछ मेरे हिसाब से 38-40 मिनट्स हुए हैं, 40 मिनट में पूरा कोड ऑन वेजेस का एक पूरा अच्छा सा समरी तुमको दिया मैंने। आई होप यू लाइक इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।